आज असल में प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दीपा, बिल्कुल। दरअसल पीएम मोदी आज देहरादून के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जहां वो परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इस दौरान पीएम मोदी उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। तमाम योजनाएं होंगी जिनकी सौगात उत्तराखंड को आज मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बताएं कि पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम धामी समेत कई बड़े नेता मौजूद होंगे। अगर पीएम के दौरे की तैयारियों की बात कर ली जाए तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बिल्कुल। और बीजेपी की ओर से ऐसा दावा किया जा रहा है कि जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर जुटेंगे। और आपको ये भी हम बता दें कि 2022 में यहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। और इसी को देखते हुए बीजेपी यहां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी है। बीजेपी सत्ता में फिर से काबिज होने की प्लानिंग कर रही है युद्ध स्तर पर। तो प्रधानमंत्री का दौरा है। आज देहरादून के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और पीएम परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। दावा किया जा रहा है कि 1 लाख लोग आज पीएम को सुनने के लिए वहां पर जुटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जया, क्योंकि जितनी भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी उसी पर सभी की निगाहें हैं, वो बीजेपी के नेता हों या फिर विपक्षी दल हों। सभी को ये इंतजार है कि जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, परेड ग्राउंड में वो मौजूद होंगे, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि चुनाव से पहले जया भीड़ से ही कम से कम ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको किस तरीके से समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से लोग उनको देख रहे हैं। ये आकलन कहीं ना कहीं भीड़ से किया जा सकता है। और आज इसीलिए इंतजार है बीजेपी को भी, जो विपक्षी दल है जया उनको भी, वो कांग्रेस हो, वहाँ पर आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है। आज का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अहम है। इसी पर जया हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, देहरादून से परेड ग्राउंड के अंदर से विनोद कुमार मेरे सहयोगी मौजूद हैं और इसके साथ ही देहरादून परेड ग्राउंड के बाहर से पंकज राणा मौजूद हैं। क्या वहां की तस्वीर है, चलिए उन दोनों से जानते हैं। सबसे पहले विनोद, आपका रुख करेंगे क्योंकि पीएम आज पहुंचने वाले हैं, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लाखों की भीड़ जुटेगी और करोड़ों की सौगात दी जाएगी। कैसी तैयारी आप देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर? बिल्कुल जया, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद 1 बजे इसी प्रांगण में, इसी परेड मैदान से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव नज़दीक है तो चुनावी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है और 18,000 करोड़ की लागत से बनने वाली तमाम 18 परियोजनाओं के भी शुभारंभ और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री इसी प्रांगण से करेंगे, चाहे जिसमें अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक का इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या और जल विद्युत परियोजनाएं, जो 82 परियोजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण, तमाम ऐसी 18 परियोजनाएं जिनका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री करेंगे। और आज के कार्यक्रम को लेकर यानी आज एक विशाल जनसभा इसी परेड से, इसी प्रांगण से आज प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और आज मैं अपने कैमरा पर्सन सोहन परमार से कहूं कि हमारे दर्शकों को जो तैयारी है उसको दिखाए गए। देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है जया, और तमाम करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य यहाँ पर भाजपा का है, क्योंकि एक बड़ा मैसेज यहाँ पर इस रैली के माध्यम से दिया जाएगा। क्योंकि अब 2 महीने के बाद में उत्तराखंड में चुनाव है, चुनावी दृष्टिकोण से ये दौरा बहुत ही अहम है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो इस प्रांगण से चारों तरफ से 2-2 किलोमीटर जितने भी लोग आएंगे उनको पैदल यहाँ पर आना होगा। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जितनी भी व्यापक व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। और अब मैं आपको बताऊं करीब 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर तमाम जितने भी उत्तराखंड के बॉर्डर से चेकिंग करके ही उत्तराखंड में यानी देहरादून में उनको ये तो आपने अंदर की तस्वीर दिखाई, परेड ग्राउंड के भीतर क्या तैयारी चल रही है ये बहुत अहम है। ये तस्वीरें आपने दिखा, बाहर किस तरीके के इंतजामात हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, विस्तार से बताएं और तस्वीरें भी जरा दिखाएं। देखिए बिल्कुल, मैं एक चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ, ये परेड ग्राउंड के बिल्कुल पास के चौराहे का, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मोदी की स्वागत के लिए तस्वीरें लगाई गई हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से पूरे शहर को इसी तरह सजाया गया है। पुष्कर धामी की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीर है, उसके साथ साथ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन कुछ की तस्वीर है। इस चौराहे को इसी तरह से पूरी तरह सजाया गया है और ये मुख्य चौराहा इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या लोगों की इस साइड से आने वाली है। जो विकास नगर हो या फिर डोईवाला की साइड से बात करें, हरिद्वार की साइड
से बात करें, सहारनपुर की साइड से बात करें, सारे जो लोगों की एंट्री होगी इसी एंट्री पॉइंट से की जाएगी। और इस साइड आप देखेंगे तो ये 3-4 बैरिकेडिंग यहाँ लगाए गए हैं और बिल्कुल जीरो जोन आप देख रहे हैं कि पूरा तरह से जीरो जोन पूरे इस एरिया को घोषित कर दिया गया है। 3 पॉइंट बनाए गए हैं। ये जो सामने वाला एरिया जहाँ से अभी तस्वीरें दिख रही है, ये घंटाघर के साइड का एरिया होगा, इधर से लोगों की एंट्री होगी। और इधर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो पुलिस ने है बैरिकेडिंग लगाकर तैयार कर दी है। यहाँ मतलब इससे आगे को किसी के भी वाहन की एंट्री नहीं की जाएगी। तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। और सामने जो आप ये गेट देख रहे हैं, जो पवेलियन ग्राउंड का गेट है, ये वीवीआईपी लोगों की कार पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई। यानी कि कोई विधायक अगर आएंगे तो उनको यहाँ पर कार पार्क करके अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम बात की जाए तो परेड ग्राउंड की जो दूरी है वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का मंच लगाया गया है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। टॉयलेट अलग अलग लगाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वच्छता के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही नगर निगम की जो टीम है वो अपना यहाँ पर सफाई कर रही है। और सुरक्षा के मद्देनजर आप देखेंगे तो हर जो चेकिंग पॉइंट है वहाँ पर सुबह लगभग 6:30 बजे से तमाम पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और ये पूरा चौराहा, क्योंकि अगर यह अमूमन अगर देखा जाए तो घंटाघर का मुख्य चौराहा है ये जया, और यहाँ पर हर रोज विक्रमों की ठीक है पंकज, जिनको कहीं भी बाहर और भीतर की दोनों तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई हैं। आप भी लगातार बता रहे हैं, लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज लगातार इंतजार है कि पीएम वहां पर पहुंचे, उनका आगमन हो, उनका जोरदार वेलकम किया जाए और जो पूरी जनसभा वहां पर होनी है जया, उसको भव्य बनाने की तैयारी है बीजेपी की। पूरी कोशिश ये है कि उसको ऐतिहासिक बनाया जाए और संदेश दिया जाए। बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव है और देखिए अब बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। और अब बात हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाली योजना की भी कर लेते हैं दीपा, क्योंकि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को भारत की तस्वीर बदलने के लिए 100 लाख करोड़ की योजना का ऐलान किया था। बिल्कुल, और अब इस गति शक्ति योजना की एक तस्वीर लखनऊ में सीएम योगी ने दिखाई है। मतलब इस योजना से यूपी के हिस्से में क्या आएगा, या आज सीएम योगी ने ये बता दिया है। $100 लाख करोड़ योजना से बदलेगी हिंदुस्तान की तस्वीर। लाल किले के प्राचीर से किया था पीएम ने ऐलान। अब योजना को पूरा करने का प्लान। नए भारत की नई कहानी लिखने के लिए जिस गति शक्ति योजना का ऐलान पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था, अब उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए लखनऊ में जोनल मीटिंग हुई है, जिसमें सीएम योगी के साथ साथ यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी शामिल हुए और यूपी के विकास का रोड मैप दुनिया के सामने रखा। प्रदेश में प्रथम चरण में 16 विभाग और एजेंसियों को परियोजनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभाग और एजेंसियों को गति शक्ति पोर्टल पर एकीकृत किए जाने हेतु चिन्हित भी किया गया है। यूपी में 2 महीने बाद चुनाव है और राज्य से लेकर केंद्र सरकार विकास के एजेंडे को हर पल सामने रखना चाहती है। गति शक्ति योजना की जोनल बैठक भी इसी का एक हिस्सा है। अब ये योजना क्या है और कैसे काम करेगी, जरा इसे भी समझ लीजिए। पीएम मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना 220 एयरपोर्ट वाटर एरोड्रम बनेंगे, 17,000 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनेगा, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना, 2 नए डिफेंस कॉरिडोर बनाने का भी प्लान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, हर गांव को 4G कनेक्टिविटी दी जाएगी। इस योजना के जरिए बड़े पैमाने पर आर्थिक संपत्तियां खड़ी की जाएंगी, जिसका फायदा यूपी समेत पूरे देश को मिलेगा। सरकार के मुताबिक इसे 2024 तक पूरा करने का प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और दीपा, और अब उस डर की भी बात कर लेते हैं जिसने पूरी दुनिया में दहशत मचा दी है। हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस की, जिसकी एंट्री ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। बिल्कुल, हर कोई इसके आने से बेहद परेशान है जया। भारत में कई शहरों में ये वायरस फैल गया है और हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि आगे क्या होने वाला है। अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा।
भारत में ओमिक्रॉन की एंट्री ने बढ़ाई टेंशन। 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई है। तेजी से फैल रहा है वायरस का कहर। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है इसका जहर। भारत पर छाए इस महासंकट ने एक बार फिर इंसानी लापरवाही की कलई खोल दी है, क्योंकि जो विनाशकारी वायरस अभी तक भारत की सीमा से दूर था, वो अब कर्नाटक से होता हुआ देश के दूसरे राज्यों में फैल गया है। क्योंकि जहां देश की राजधानी दिल्ली में 6 केस मिले हैं, वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में 9 विदेशी संक्रमितों के मिलने से सांस फूलने लगी है, जबकि हैदराबाद और गुजरात में 1-1 केस मिला है। वहीं इसकी शुरुआत जिस कर्नाटक से हुई, वहां 2 केस है, लेकिन सबकी जांच जारी है। अब ये यूपी में दस्तक न दे पाए, इसको लेकर यूपी सरकार ने आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में सख्ती बढ़ा दी है। यहाँ आने वाले विदेशियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलों से कोविड की स्थिति के साथ वहाँ की टीका की पहली और दूसरी डोज लेने वालों की पूरी लिस्ट मांगी गई है। अभी जितने भी केसेस, अगर आप इसको पूरे ग्लोबल स्तर पर देखेंगे तो पूरे विश्व में 343 केसेस आ चुके हैं और 2 केसेस अगर आप कर्नाटक का जोड़ लें, किसी भी केस में हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सभी केसेस में डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। जैसे केंद्र का गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन के अनुसार हम उनका भी टेस्टिंग करेंगे या उनको सेल्फ आइसोलेशन में रखेंगे और बाकी हमारा बैकअप टीम उनको उन शहरों में जाके देखेगा भी। ओमिक्रॉन दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है और इसकी तेजी का अंदाजा इसी बात से होता है कि दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट 50% मामलों में और डेल्टा का 75% मामलों में मिलने में 100 दिन लगे थे, लेकिन ओमिक्रॉन महज 10 दिन में 80% मामलों में मिलने लगा है। इसलिए इसे दूसरे वेरिएंट से 500% तेज माना जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की सांस अटकी हुई है, क्योंकि अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ओमिक्रॉन वायरस बहुत खतरनाक है जया, और हम सभी को, आपको और हमको भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार हम यही कह रहे हैं कि लापरवाही एक हल्की सी भी वो बहुत जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए ख्याल रखना होगा। और इसके लिए लोगों को जागरूक भी रहने की जरूरत है, जिसके लिए सरकारें भी अब लोगों से अपील कर रही हैं कि आप जागरूक रहें। और दीपा, अब मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रही हूँ। दरअसल वो बड़ी खबर जुड़ी है यूपी कांग्रेस से। यूपी कांग्रेस आगामी 2022 चुनाव को लेकर काफी एक्टिव दिखाई दे रही है और सरकार पर हमले भी कर रही है। तो आप इंतजार कीजिए विस्तार से इस पूरी खबर पर हमारी नजर। बिल्कुल बिल्कुल जया, क्योंकि अब यूपी कांग्रेस को हमने देखा, वहां पर जमीन तलाश की जा रही है। कांग्रेस किस तरीके से मजबूत हो, अच्छा परफॉर्म करे चुनाव में, यही कोशिश है जया। यूपी में अब कांग्रेस अपना 32 साल का सूखा खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है और इसी यूपी कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर विस्तार से आपको बताएंगे किस तरीके से वहां पर कांग्रेस की आगे की रणनीति है, कैसे आगे कांग्रेस बढ़ेगी, और ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी जया। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, 2022 चुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस का बयान सामने आ चुका है। यूपी कांग्रेस की ओर से चुनाव को लेकर ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने हर वादे के प्रति प्रतिबद्ध है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, कांग्रेस अपने वादे पूरे कर रही है। महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होने से आपकी इतनी तकलीफ क्यों है, ये सवाल भी सरकार से पूछा गया है। और क्या आप नहीं चाहती कि कोई महिला आगे बढ़े, ये सवाल किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर हमने देखा जया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति यही है, महिलाओं को, युवाओं को साथ लेकर के आगे बढ़ने की। 2022 को लेकर यूपी कांग्रेस का बयान है। यूपी कांग्रेस की ओर से चुनाव को लेकर ट्वीट किया गया है और साथ ही ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अपने हर वादे के प्रति प्रतिबद्ध है। जो भी वादे प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां पर किए हैं, उसको लेकर ये ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश है कि हर वादे को पूरा किया जाएगा। आप ले आइए कांग्रेस को जया। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वो कांग्रेस अपने वादे पूरे कर रही है, महिलाओं के
के लिए, कुछ अच्छा होने से आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सवाल भी विपक्ष से पूछा गया है। अब कांग्रेस के लिए विपक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा। क्या आप नहीं चाहते कि कोई महिला आगे बढ़े? ये भी सवाल कांग्रेस की तरफ से किया है। अब देखिए, क्योंकि बहुत अहम है वहाँ पर किस पार्टी की क्या रणनीति है। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और इसीलिए पुरजोर कोशिश ये हो रही है। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि आखिर किस तरीके से सत्ता में वापसी हो। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती ये है जया कि वापसी करनी है, और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वहाँ पर सियासी जमीन को मजबूत करना है। आपने जो बड़ी खबर बताई है वो काफ़ी अहम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस अब काफ़ी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लगातार हमले भी दूसरी पार्टियों पर कांग्रेस कर रही है। जया बिल्कुल। और दीपा, और अब बात उत्तराखंड के मौसम की भी कर लेते हैं। और आज अगर उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो आज यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, और ऐसा अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। बिल्कुल। अब ये कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को फिर से मौसम में बदलाव होगा। हालांकि आज मौसम ठीक रहेगा, लेकिन कल को लेकर जया जानकारी ये है कि मौसम खराब हो सकता है, मौसम में तब्दीली होगी। मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में 5 और 6 दिसंबर को बारिश रहेगी। साथ ही 2500 मीटर तक बर्फबारी होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जाहिर की है। और ये पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है दीपा। अगर बर्फबारी होती है तो इसका लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे। तो 5 दिसंबर को फिर से मौसम बदलने वाला है, ये अनुमान जाहिर किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और प्रदेश में 7 दिसंबर के बाद मौसम पूरी तरीके से साफ होने की उम्मीद है। 7 दिसंबर के बाद प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने ये अनुमान भी जाहिर किया है। और चलिए, अब वक्त है धुआंधार अंदाज में उत्तराखंड की चुनाव की खबरें देखने का। 16 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। देहरादून में जनसभा को करेंगे संबोधित। दौरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कुंदा बढ़ाने में जुटी कांग्रेस। 40 ग्राम प्रधान हुए कांग्रेस में शामिल। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी में ज्वाइन करवाया। कोटद्वार में शहीद सैनिकों के परिजनों का हुआ सम्मान। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित। कहा, हम सभी को सैनिकों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के मंत्री इमरान हुसैन ने किया उत्तराखंड का दौरा। कहा, उत्तराखंड की बर्बादी के लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार। इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है। उत्तराखंड के लोग चाहते हैं बदलाव। रानीखेत और सोमेश्वर में आपने निकाली विजय शंखनाद यात्रा। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, 5 साल बर्बाद करने वालों को सजा दे जनता। और चलिए आगे बढ़ेंगे, और वक्त है दीपा अब यूपी और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे पर एक नजर डालने का। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि आज कौन से नेता कहां पर रहने वाले हैं। बिल्कुल जया, ये बहुत अहम है जानना कि चुनावी समर में कौन कहाँ रहता है, किसका दौरा कहाँ पर है। ये वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी दीपा, आपको बताएं कि आज जो बेहद अहम दौरे रहेंगे उसमें सबसे पहला दौरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है, जो कि आज बलिया दौरे पर होंगे और वो यहां पर भाजपा हिस्सेदारी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही वो यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बाराबंकी दौरा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बाराबंकी पहुंचेंगे और बाराबंकी में वो कई परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद अंबेडकर नगर दौरे पर आज होंगे। यहां वो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अकबरपुर में उद्भवन केंद्र का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। साथ ही यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय भी उनका पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ये अहम दौरे आज रहने वाले हैं दीपा, जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी। बिल्कुल जया, क्योंकि किसका कहां पर दौरा है, कौन कहां पर जाकर के जनसभा करेगा, लोगों से मिलेगा, ये बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो हिट है, ये बहुत जरूरी है जानना। खुद को वो कैसे फिट रखते हैं, बिजी शेड्यूल के बावजूद भी फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं, ये बहुत अहम है। और आज हम दिखाएंगे विधायक सतीश चंद्र शर्मा के फिट रहने का फॉर्मूला।
दरियाबाद सीट से भाजपा के विधायक हैं सतीश चंद्र शर्मा। कैसे वो फिट रहते हैं, चलिए देखते हैं। मैं सुबह प्रातः 6 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद जो है दैनिक क्रिया संपन्न करके उसके तुरंत बाद जो है योगा लगभग पौन घंटे योगा करता हूँ। उसके बाद सोच जलपान करके मैं जनता के बीच में होता हूँ। चुनावी व्यस्तता के साथ साथ इस समय सहालक का समय है, ऐसे में बहुत देर रात तक आना होता है। उसके बाद सुबह अपने को मेंटेन करना और योगा के लिए समय निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग प्रातः उठकर जो है सुबह पर डे योगा तो करते ही करते हैं। डाइट में चने भी लेता हूँ, दलिया भी लेता हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट भी। देखिए, जैसे कि आज एक हम सबके सामने और पूरे देश और विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। खान पान का जो बदलाव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक इसका असर पड़ रहा है। तो आज के समय में ये आवश्यकता है कि हम लोग अपने खान पान में पूरा संयम रखें, शाकाहारी रहें, और इसके साथ साथ जो तमाम और जो हमारे जो है मतलब कि खाने में पीने में हमको सावधानी रखनी है। हर जगह खाने पीने का एक शेड्यूल सेट करके जो है करना चाहिए जो है।